गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अध्याय नंबर 5 चल रहा था, दैनिक जीवन में रसायन, अध्याय नंबर 5, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे थे अपन, जिसके अंदर अपन अम्ल और क्षार के बारे में बातें कर रहे थे कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, इनके बारे में कंसेप्ट चल रहे थे अपने। अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ रहे थे, तो अम्ल और क्षार के दो कंसेप्ट पढ़ लिए थे अपन ने। पहले अम्ल और क्षार के बेसिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ लिए अपन ने। फिर उसके बाद में अपन ने इनके 3 कंसेप्ट शुरू किए थे। पहला कंसेप्ट पढ़ा था अपन ने आर्यनीय संकल्पना। आर्यनीय संकल्पना, इसके बारे में अपन ने आर्यनियस के द्वारा जो भी दिया गया था कि आर्यनियस ने अम्ल और क्षार को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बताया कि जो जलीय विलयन में आयनित होकर H+ देते हैं वो तो क्या हो गया, आर्यनियस के अनुसार अम्ल हैं। जो OH- देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो तो अम्ल हैं। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्या है आपके क्षार हैं। ये आर्यनियस ने बताया कब, जलीय विलयन के साथ में, एक्वस सॉल्यूशन के साथ में। दूसरा बताया आपके वैज्ञानिक पढ़े थे अपन ने ब्रोंस्टेड एवं लोरी की संकल्पना कल की क्लास में, है ना। ब्रोंस्टेड व लोरी संकल्पना, दो वैज्ञानिक हुए थे ब्रोंस्टेड एवं लोरी, है ना, जिसके अंदर इस संकल्पना को अपन संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना भी कहते हैं, जिसके बारे में अपन कल पढ़ा था। तो ब्रोंस्टेड एवं लोरी के अनुसार जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो तो क्या होते हैं आपके, प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो प्रोटॉन दाता होते हैं वो तो होते हैं आपके अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्या हो गए आपके क्षार। तो ये आपको ध्यान रखना होता है, अम्ल और क्षार के बारे में कंसेप्ट था। तो प्रोटॉन दाता अम्ल और प्रोटॉन ग्राही क्षार। जो प्रोटॉन दाता होते हैं, अम्ल होते हैं, वो क्या बनाते हैं आपके संयुग्मी कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार बनाते हैं। और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्या बनाते हैं, संयुग्मी अम्ल बनाते हैं। ये और ध्यान रखना आपको, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में। मतलब जो प्रोटॉन का दान करेंगे वो हमेशा क्या बनाएंगे आपके संयुग्मी क्षार, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे वो हमेशा क्या बनाएंगे आपके संयुग्मी अम्ल। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रहे, तो ये कंसेप्ट क्लियर है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन का मतलब जैसे हाइड्रोजन आयन दान करते हैं, जैसे अपन ने 2 एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे, HCl का। जरूरी नहीं कि H2O सब जगह अम्ल हो, सब जगह क्षार हो। ये कभी अम्ल की बातें व्यवहार करता, कभी क्षार की बातें भी। तो ये दोनों एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे अपन ने। जो प्रोटॉन का दान करते हैं वो तो क्या हो गए आपके अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं आपके क्षार होते हैं। इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट हो गए अपने ब्रोंस्टेड एवं लोरी के अनुसार और आर्यनियस के अनुसार। आज अपन तीसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिसके संदर्भ में कि हम एक वैज्ञानिक और हुए थे, लुईस नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में किस प्रकार से समझाया है वो पढ़ेंगे, और बहुत अच्छा सिद्धांत भी है। तो नंबर 3 मिटा दो ये चीज़ें, तो हम 2 हो गए कंप्लीट अपने। आज तीसरी संकल्पना शुरू करते हैं, अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना, अम्ल क्षार की लुईस अवधारणा। हेडिंग लगा लो आप, नंबर 3, अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना। लुईस अवधारणा कह दो, संकल्पना कह दो, ठीक है। ये अपन को पढ़नी है। अब लुईस ये दी किसने पहले, तो ये अपन को पता होना चाहिए। तो एक वैज्ञानिक हुए थे लुईस ने, उन्होंने अपने एक संकल्पना दी थी। कब दी थी, सन 1923 में। 1923 में कौन से वैज्ञानिक, लुईस नाम के, तो उन्हीं के नाम से इस संकल्पना का नाम हो गया। तो लुईस ने दी है ना, वैज्ञानिक हुए थे आपके लुईस, 1923 में इन्होंने दी थी, ठीक है ना। तो आर्यनियस ने कब दी थी, ये भी अपन ने पढ़ा कि आर्यनियस ने दी थी आपकी कब, 1887 में। फिर उससे पहले और ब्रोंस्टेड एवं लोरी ने दी थी, जो आपके 1800 लगभग 1900 शताब्दी तक दी थी, 1900 के लगभग, है ना। और ये आपके जो लुईस हैं, उन्होंने 1923 में आपकी अम्ल और क्षार को समझाने के लिए लुईस अवधारणा दी है। अब इन्होंने कैसे समझाया अम्ल और क्षार को, ठीक है ना, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी आता है। ऐसा आता है कि निम्न में से लुईस अम्ल है ना, लुईस अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बारे में अपन चर्चा करें, तो लुईस अम्ल कौन से हैं और क्षार कौन से हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, परिभाषा है इसकी लुईस अम्ल की और लुईस क्षार की। तो सबसे पहले तो अम्ल के बारे में बात करें। लुईस ने अम्ल के बारे में कैसी परिभाषा दी
कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है ये तो पता है आपको। इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अभी बताऊंगा, पहले क्षार की भी लिख लेते हैं परिभाषा, अभी युग्म की भी चर्चा कर लेंगे अपन। और क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ये ग्रहण करेंगे, तो ये इसका उल्टा होगा, क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं या दान करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं या फिर आप लिख सकते हो दान करते हैं, त्यागते हैं या दान करते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो आगे की बात समझ में। अब इसके अंदर एक शब्द आया है युग्म क्या होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब हो गया कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एक पेयर होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर कहते हैं। अभी बात समझ में। इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन वो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म। अभी कैसे होता है, जैसे अपन बात करें, एग्जाम्पल की बात करूँ मैं आपके लिए, तो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, जैसे अपन बात करें किसकी, एक यौगिक बनाता हूँ मैं आपके लिए, जैसे NH3 अमोनिया, इलेक्ट्रॉन युग्म समझाने के लिए अमोनिया, ये कैसे बना हुआ अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से बना अमोनिया। तो अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखना आता ही है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो अपन क्या होगा, 2 और 5 ऐसे लिखेंगे। हाइड्रोजन का क्या होगा, 1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इनकी संरचना बनाए हैं तो क्या होगा, जैसे नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 3 है, तो 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन बना दिए, 1 नाइट्रोजन बना दिया मैंने। अब नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश के गिने जाते हैं ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा। अब बचे कितने इसके पास में, 3 दे दिए, तो 5 में से 3 गए, कितने बच गए, 2 बच गए, तो 2 यहाँ पे रख दिए मैंने, मान लो। हाइड्रोजन के पास में कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रत्येक के पास में 1 इसको क्रॉस से लिख देता हूँ ना। आगे बात समझ में। तो ये इनका अष्टक पूर्ण हो गया, इसका अष्टक पूर्ण हो गया, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो अब इसके पास में हाइड्रोजन के पास में, नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए आपके, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसका इलेक्ट्रॉन युग्म। आगे बात समझ में। अब तो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, जो आपके रिजर्व में रह जाता है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जो पूरा युग्म ग्रहण कर लेगा, वो तो क्या कहलाएंगे आपके अम्ल, और जो दान करेगा वो क्या कहलाएगा आपके क्षार। तो आगे बात समझिए अम्ल और क्षार के बारे में। जिनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो वो दान करेगा, और जिसके पास में कमी होगी वो क्या दान करेगा, वो तो उधार लेगा। तो जो ग्रहण करेगा तो वो तो है अम्ल। ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं या दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके क्षार। अब इनके एग्जाम्पल लिखेंगे अपन अम्ल और क्षार के बारे में। आगे बात समझ में। तो अम्ल और क्षार की एक लाइनर परिभाषा बताऊं तो मैं आपको, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन कहो चाहे आप इलेक्ट्रॉन युग्म कह दो, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, वो तो क्या हो गए आपके अम्ल। और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, वो क्या हो गए आपके क्षार हो गए। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ये क्या हो गए आपके क्षार हो गए। तो ये भी आप लिख लो दोनों बातें एक लाइनर परिभाषा के अंदर। आप
एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन ग्राही तो क्षार, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता वो क्या हो गए आपके अम्ल हो गए। ठीक है, मिटा दूँ यहाँ तक की चीज़ें, परिभाषाएं हो गई। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से क्या होता है, आसानी से समझ में आ जाता है। लुईस संकल्पना बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन आता है इनमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में, ध्यान रखें हमेशा। तीनों संकल्पनाओं में से किसी न किसी एक में से तो कन्फर्म है आता है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, उदाहरण के तौर पर उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके BF3 है, BF3 और प्लस में अपन अभिक्रिया करवा दें NH3 की। ठीक है ना, तो अब ये इनसे क्या बनेगा आपके BF3 और NH3। अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है, तो अपन को इनकी संरचना पता होना चाहिए, इनका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 होता है। अष्टक नियम पढ़ा अपन ने 9th क्लास में, जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं वो स्थायी हो जाते हैं। तो बोरोन तो इसके बाह्यतम कोश में 3 है। जैसे यहाँ पर 2 तत्व हैं, एक तो बोरोन है। BF3 की बात करें तो बोरोन के अंदर तो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन 3 है, फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन वो दान ले सकता है, तो ये 3 हो गए। तो 3 और 3 कितने हो गए आपके, 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए हैं बाह्यतम कोश में। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और NH3 की मैंने अभी आपको संरचना बना के बताई है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 होते हैं, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने हो गए आपके, 3 हो गए, है ना। तो इसके बाह्यतम कोश में 5 होते हैं, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 3 होते हैं, है ना। तो ये कितने हो गए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके बाह्यतम कोश में क्या है, ज़्यादा है। अगली बात समझ में, तो अब इसके पास में क्या हो गया आपके, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा में हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, नाइट्रोजन के पास में क्या अभी अपन ने देखा कि नाइट्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में होते हैं। तो ये नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, आपके BF3 को। तो ये क्या बन जाएगा, आपके नाइट्रोजन को BF3 को दे देगा। तो BF3 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये आपके NH3। ये क्या है, ये तीर का निशान किसको दर्शा रहा है, उपसह संयोजक बंध को दर्शा रहा है। उपसह संयोजक बंध मतलब जिस तरफ होता है तो उसने लिए हैं दान, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो तो क्या हो गया, अम्ल। तो इसने ग्रहण किया अभी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो अम्ल हो गया। इसने दान किया जिसके पास में होता है तो वो क्या हो गया आपके, क्षार हो गया। यही बात समझ में। तो इसके अंदर एकांकी इलेक्ट्रॉन ये युग्म ग्राही कौन सा हो गया आपके, तो लुईस अम्ल कौन सा हो गया आपके, लुईस के अनुसार अम्ल कौन सा हो गया, जिसने क्या किया, आपके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। मतलब जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो तो क्या हो गए आपके, लुईस अम्ल। और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हैं वो क्या हो गए आपके, लुईस क्षार। तो कौन है इसके अंदर, लुईस अम्ल कौन सा हो गया, ये ग्रहण कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपके BF3 हो गया आपके अम्ल, और NH3 क्या हो गया आपके क्षार। इस प्रकार से पता चलता है। ये कैसे बना, आपको संरचना तो पता होगी। देखो बोरोन की मैं आपको एक बार संरचना बना के बता ही देता हूँ। जैसे ये एक F है, F और ये F, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के बाह्यतम कोश में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ मैं तो 2 और 3। फ्लोरीन का होता है आपके परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो 2 और 7 होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है ना। एक यहाँ से, एक इसका, ठीक है ना। ये आपके 1, 2 और 3। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये आपके NH3 है, एक H और ये एक H, है ना। क्योंकि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 1, 2, 3, 1 इसको दे दिया। अब बच गया क्या, एक लोन पेयर बच गया। तो ये एक लोन पेयर है ना पूरा,
ये तो जैसे कंप्लीट हो गया, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी ये हो गया। अब फ्लोरीन के 7 क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे। तो ये आपके कंप्लीट हो गया। अब इसके बायोएटम में तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो अपन ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको पूरे को दान कर देगा, तो यहाँ पर उपसहसंयोजक बंध बन जाता है ना। जो अपने एक की परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, लेकिन साझा दोनों के मध्य होता है, तो वहाँ पर उपसहसंयोजक बंध बनता है। अगली बात समझ में, सहसंयोजक बंध के अंदर तो दोनों के अंदर बराबर साझेदारी होती है, तो ये ध्यान रखना। इस प्रकार से ये संरचना बनी हुई है, ठीक है ना। तो उपसहसंयोजक बंध बना हुआ है। तो यहाँ पे लुईस अम्ल कौन सा हो गया, BF3, और लुईस क्षार क्या हो गया आपके NH3। मिटा दो ये एग्जाम्पल। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं लिखते हैं और एग्जाम्पल देखेंगे अभी। तो लुईस अम्ल की एक लाइन लिख लो, लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार, लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार क्या होते हैं आपके, लुईस क्षार उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक, लुईस अम्ल और लुईस क्षार उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं। क्या होते हैं ये, लुईस अम्ल और क्षार उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं, ये ध्यान रखना एक बात, क्योंकि अभी अपन ने देखा उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब अपन लुईस अम्ल की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर लुईस क्षार और उसकी परिकल्पना और उसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार के एग्जाम्पल और परिकल्पना देखते हैं। तो लुईस अम्ल के पहले एक बार वापस पूरी डिटेल से परिभाषा लिख देता हूँ मैं आपको। लुईस अम्ल, देखो लुईस अम्ल की परिभाषा, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले यौगिक जो ग्राही होते हैं तो उनके पास कमी होगी, तो वही होंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन न्यूनता या अपन क्या कह सकते हैं, कमी, इलेक्ट्रॉन न्यूनता या कमी वाले यौगिक, कमी वाले यौगिक या धनायन, या जिनके ऊपर क्या होता है, धनायन होता है, या फिर या जिनका अष्टक, अष्टक क्या होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक अधूरा होता है, अधूरा या अपूर्ण कह सकते हैं अपन, यहाँ पर अपूर्ण शब्द यूज ले सकते हैं। जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, जिनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है, वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे लुईस अम्ल कहलाते हैं। अगली बात समझ में, और एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूँ इनके लुईस अम्ल के, जैसे आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। लुईस अम्ल का भी पढ़ा अपन ने, BF3। इसके अलावा और संरचना बनाकर देख सकते हैं अपन, AlCl3 होता है। इसके अलावा और हैं आपके अमोनियम आयन है, इसके अलावा और हैं आपके जैसे मैग्नीशियम आयन है और सोडियम आयन इत्यादि। ये सभी क्या है आपके, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। और दूसरी बात करें अपन तो लुईस क्षार की, लुईस क्षार, इन जो अम्ल लिखे ना मैंने, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है या इनके ऊपर धनायन है, ठीक है। लुईस क्षार की परिभाषा, इलेक्ट्रॉन संवर्ध
मतलब इलेक्ट्रॉन समृद्ध मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में होते हैं, इलेक्ट्रॉन समृद्ध यौगिक, इलेक्ट्रॉन समृद्ध यौगिक या ऋणायन या एकांकी इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले यौगिक, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले यौगिक वे इलेक्ट्रॉन त्यागने की यौगिक या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे लुईस क्षार कहलाते हैं। अगली बात समझ में, लुईस क्षार कौन से होते हैं? जिनके पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में होते हैं या फिर जिनके ऊपर ऋणायन होता है, या इलेक्ट्रॉन युग्म वाले यौगिक जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो अम्ल होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं एग्जाम्पल के अंदर आपके जैसे ये H2O है, H2O के ऊपर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या था? इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं H2O के अलावा आपके H2O है, आपके अमोनिया है, H2O NH3 जो अभी अपन ने बनाया था NH3 है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, H2O के ऊपर अमोनिया है। इसके अलावा और बात करें अपन तो OH- है, हाइड्रोक्सिल आयन है, इसके अलावा Cl- है ना। तो ये सभी क्या है? आपके लुईस क्षार हैं। तो इस प्रकार से अपन ने लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बारे में एग्जाम्पल पढ़ लिए, इनकी संरचना बनाकर देख ली, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके लुईस के अनुसार संकल्पना है। ठीक है, तो ये आपके लुईस अम्ल और लुईस क्षार की संकल्पना बताई गई है। किसके अनुसार? वैज्ञानिक हुए थे लुईस, उनके अनुसार। तो समझ में आ गई। ये एग्जाम्पल याद रख लेना आपको, सीधी सी बात है। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पहली बात तो न्यूनता वाले यौगिक, या जिनके ऊपर क्या होता है? धनायन होता है, या फिर जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, ये अम्ल होते हैं। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होती है? समृद्धता, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ऋणायन होते हैं और जिनके अंदर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। जैसे एग्जांपल ये NH3, इनके ऊपर ऋणायन है, इसके अंदर कमी है इलेक्ट्रॉन की, इसके ऊपर धनायन है। ये आपके लुईस अम्ल और लुईस क्षार हो गए। सिंपल सी बात आ गई समझ में आपके। मिटा दूँ परिभाषा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लुईस अम्ल और लुईस क्षार, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो तो क्षार, जिनके अंदर कमी होती है वो अम्ल। सीधी सी बात ध्यान रखें आप। और जिनके ऊपर धनायन होता है वो अम्ल, जिनके ऊपर ऋणायन होता है वो क्षार। मिटा दूँ? ओके। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, ना OH का होना जरूरी है। फिर भी ये क्या बताता है? आपके अम्ल और क्षार की प्रवृत्ति बताता है। आई बात समझ में? कौन? लुईस। तो एक लाइन लिखो आप इसके अंदर नीचे, कि ये सिद्धांत लिखो, ये सिद्धांत किसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन? लुईस अवधारणा के अंदर। तो ये सिद्धांत या फिर इस सिद्धांत लिख लो, इस सिद्धांत की सहायता से, इस सिद्धांत की सहायता से किसी बिना हाइड्रोजन वाले, किसी बिना हाइड्रोजन वाले पदार्थ, बिना हाइड्रोजन वाले पदार्थ, किसी बिना हाइड्रोजन वाले पदार्थ या यौगिक बिना हाइड्रोजन वाले पदार्थ या यौगिक
के भी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को समझाया जा सकता है। क्षारीय प्रकृति को समझाया जा सकता, तो अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को समझाया जा सकता है। अगली बात समझें, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के लिए क्या है? अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के लिए इन्होंने और लिखा एक लाइन कि अम्लीय या क्षारीय प्रकृति होने के लिए H+ तथा OH- होने के लिए क्या है? H+ तथा OH- आवश्यक नहीं है, आवश्यकता किसने बताई थी? आर्यनियस ने कहा था कि अगर H+ होगा तो वो अम्ल है और OH- है तो वो क्षार है। लेकिन इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि H+ और OH होना जरूरी नहीं है। उनके अंदर क्या होना चाहिए? आपके उसकी संरचना से पता लगा सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो तो अम्ल है और जो इलेक्ट्रॉन दाता है वो क्षार है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि अम्लीय प्रकृति जानने के लिए हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन का पता होना जरूरी नहीं है, वो होना नहीं होंगे तो भी पता चल जाएगा कि वो अम्ल है या क्षार है। तो ये चीज़ आपके लुईस अवधारणा के अंदर समझाई गई। तो अपन ने ये आपके कंसेप्ट खत्म हो गया। तो अपन ने तीनों कंसेप्ट पढ़ लिए, पहला आर्यनियस के अनुसार, दूसरा ब्रॉन्स्टाड एवं लोरी के अनुसार और तीसरा लुईस अवधारणा। ये तीनों कंसेप्ट अपन ने आपके अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लिए कि अम्ल क्या कहता है और क्षार क्या कहता है। इसके अलावा अपन अगली क्लास में पीएच स्केल के बारे में चर्चा करेंगे। एक पीएच स्केल क्या हो सकती है और पीएच के बारे में और कौन कौन सी बातें हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे पीएच स्केल के संदर्भ में।